वैगनर की थ्योरी के मूल्यांकन में 2 बिंदु देखे थे। उसमें हमने पैलेजोइक हिमनदी वगैरह का देखा था, वनस्पति ग्लैप्सोटेरिस वनस्पति की समानता के बारे में देखा था। बच्चों, जो हिमनद हुए हैं उनमें जो ब्रेमर हेवन स्थित जो एल्फ्रेड वैगनर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पोलर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन भूकंपीय और चुंबकीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया और उन्होंने ये स्पष्ट किया, क्रस्टन गोहल ने यह स्पष्ट किया कि 12 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी जो हमारा आज का वर्तमान का एंटार्क्टिक महासागर है और ये एंटार्क्टिक जो है भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप से चटक कर अलग हुआ था। और इस स्पष्टता के कारण यह और स्पष्ट हो गया वैगनर की थ्योरी कि इसी प्रकार से भूभाग चिटक करके अलग अलग हुए। और जब भारत अंटार्कटिका से अलग हुआ तब पठारी भूभाग चिटक कर जो अलग हुआ था वह आज कैरेगुएलेन पठार के दक्षिण में मौजूद ज्वालामुखी वाले हिस्से के नीचे एक लघु महाद्वीप के रूप में मौजूद है, कैरेगुएलेन पठार। ठीक है, तो गोहेल ने कहा कि महाद्वीप विभाजन से पूर्व यह लघु महाद्वीप विभाग अंटार्कटिका और भारत के बीच में रहा होगा। अब तीसरी बात आती है बच्चों, भूवैज्ञानिक प्रमाण में तटीय समानता। महासागरीय अटलांटिक महासागर के तटों और महाद्वीपों की तट रेखा की आकृति में परस्पर जिसको एक तरह से ये मिल जाते हैं, सट जाते हैं, और सटने की समानता पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी अमेरिका की संगति, पूर्वी अफ्रीका यानी कीनिया, तंजानिया, सोमालिया तट का मेडागास्कर, पश्चिमी भारतीय तट के साथ इसका मिलना, जिग्सॉ एडजस्टमेंट या संगति बोले इसको। और इसी प्रकार से हिंद महासागर के भाग में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट का मिलना या संगति या जिग्सॉ एडजस्टमेंट, और एंटार्कटिका की दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की इससे संगति यानी एडजस्टमेंट, जैसा कि पैलेजोइक हिम द्वीपीय निक्षेप के चित्र में मैंने आपको बताया। इस प्रकार से बच्चों ये स्पष्ट होता है कि तटीय बनावट जो है, तटीय समानता यह स्पष्ट करती है कि ये समस्त भूभाग परस्पर जुड़े हुए थे। और अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट में जो वॉरेन कैरी ने प्रस्तुत किया कि यह बिल्कुल स्पष्टता से एक दूसरे के साथ समानता लिए हुए हैं। और इन समान तट रेखाओं के अलावा तट रेखा के भीतरी महासागर में महाद्वीपीय ढाल की तरफ 200 मीटर की गहराई तक हैं। इसी प्रकार इसी बुलाई ने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट किया कि दक्षिण अमेरिका और उसके अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट में समानता है। ड्यूराइट ने 1937 में कई वर्षों की शोधों के बाद आवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट्स में स्पष्ट किया कि अटलांटिक के दोनों तटों पर अवसादी चट्टानों, जीवाश्मों, जलवायु क्रम की, आग्नेय चट्टानों और भू संचलन में आश्चर्यजनक समानता है। देखो बच्चों, अब तक तो हमने तट की समानता की बात करी, केवल आकृति की। अब हम कर रहे हैं बात कि यहाँ पे अवसादी जमाव भी समान है। अवसादी मतलब नदियों के द्वारा लाए गए जमाव, जीवाश्म यानी फॉसिल्स फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, फॉसिल्स ये भी समान हैं, जलवायु का क्रम भी समान है, और आग्नेय चट्टानों और उसमें जो मूवमेंट्स हुए हैं, भू संचलन मतलब फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के जो मूवमेंट्स हुए हैं वो भी समान हैं। इसी तरह से इसी में दूसरा बिंदु हम डालें तो अटलांटिक तटीय शैलें, पर्वत श्रेणियों के इतिहास और संरचना में अत्यधिक समानता है। अटलांटिक तट के अंदर भी माउंटेन बिल्डिंग और उसकी हिस्ट्री एंड कोस्टल रॉक्स ये भी समान हैं। ब्राज़ील का पठार, दक्षिणी अफ्रीका, दमन का पठार व ऑस्ट्रेलिया का पठार की समानता है। वर्तमान में जो यमन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ समानता लिए हुए। इसी प्रकार से तीसरी खोज जो वैली के अनुसार हुई वो हुई यूरोप में जो कैलोडियन पर्वत श्रेणी, उत्तरी अमेरिका में हर्सियन पर्वत श्रेणी, वो एक सीध में है। मतलब कैलोडियन बच्चों ये काल है जिसमें भूगर्भिक हलचलों के द्वारा पर्वतों का निर्माण हुआ, और हर्सियन भी भूगर्भिक हलचलों के द्वारा जिसमें आपके हर्सियन काल में वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें भारत के हिमालय भी आते हैं। तो इस प्रकार से बेटे ये स्पष्ट हुआ है कि अपलेशियन माउंटेन्स, उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन श्रेणी सागर में प्रवेश कर जाती है, और दक्षिण पूर्वी आयरलैंड की पर्वत श्रेणियाँ भी तट के रूप में दिखाई देती हैं। इसको आइसोट्रॉपिक विधि, जो इससे हम एक रचना करते हैं पर्वतों के काल के निर्धारण की तकनीक, आइसोट्रॉपिक
ठीक है, इसको बोलते हैं पर्वतों के काल, यानी किस समय में वो उत्पन्न हुए। उस तकनीक को के द्वारा भी यह स्पष्ट हो गया है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की रचना और आयु एक समान है। ड्यूटराइट के अनुसार ब्राज़ील के दक्षिणी अफ्रीका के केप प्रांत और गोंडवानाइज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। गोंडवाना शैल जो है महावर्ग दक्षिणी अफ्रीका यानी कारू बेसिन, एंटार्क्टिका, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राज़ील, पूर्वी किनारा है ना। तो ये आपके सारे महाद्वीपों के भाग एक समय एक काल में निर्मित हुए हैं और इन सब का निर्माण हिमानी निबिड़ शैलों से हुआ, यानी इनके ऊपर पूरे ग्लेशियरी डिपोजिशंस के और इनके बीच में कोल्ड फील्ड्स भी मिलते हैं और बेसाल्टिक लावा। अब बेसाल्टिक लावा का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया बच्चों। तो इस प्रकार से जीवाश्म काल यानी फॉसिल्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी इसमें सेम है। अब चौथा बिंदु बच्चों आता है अटलांटिक तटों के दोनों ओर मेसोसॉरस पता है, एक प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप बोलते हैं या सांपों के प्रकार मान लो एक तरह से। क्या, कौन से सांपों के प्रकार? मेसोसॉरस। तो ये रेप्टाइल्स हैं, ये भी समान इस क्षेत्र में पाए जाते थे। उनके फॉसिल्स, उनके जीवाश्म भी देखने के मिले, कंकाल जिसको बोलते हैं जीवाश्म। तो ग्लैप्सोटेरिस जो वनस्पति है, गैगामोप्टेरिस जीवाश्म, इन सब महाद्वीपों के तटों पर परस्पर मिलते हैं। तो मेसोसॉरस केवल दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो स्पष्ट करता है कि दोनों भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि समुद्री दूरी को तैर कर पार नहीं किया सकता। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थल भाग एक था, इसलिए आपस में आसानी से ये जीव मेसोसॉरस एक दूसरे स्थल पर आ जा सकते थे। इस प्रकार से बच्चों और जो वनस्पति है उसका भी ये केवल उपध्रुवीय सब पोलर एरिया में ही रहती है। तो सब पोलर एरिया में रहती है मतलब ठंडे प्रदेश की वनस्पति है, जो कि वर्तमान में इसके फॉसिल्स यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। और बच्चों जो कुल मिलाकर कहा जाए इस प्रकार से, जो मैंने आपको प्रमुख पठारी बेसाल्ट बताया ना, बेसाल्ट क्या बताया बच्चों, जो ज्वालामुखी उद्भेद होता है ना, उद्गार, जो ज्वालामुखी जब बस्ट आउट होते हैं तो उनसे जो मोल्टन मटेरियल गर्म पदार्थ निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं। और लावा जब बहुत थिक होता है तो उसको ग्लेसिटिक लावा बोलते हैं, बेसाल्टिक लावा बोलते हैं। और जो पतला होता है जिसमें एसिड होता है वो पतला होता है, थिनर होता है। तो लावा के जमाव के निर्माण के फलस्वरूप बनी चट्टानें बेसाल्टिक होती हैं। तो बेसाल्टिक रॉक्स जो है आग्नेय चट्टानों का प्रकार है और ज्वालामुखी के उद्गार से ये बनी होती हैं। तो आप देखिए ब्राज़ील अर्जेंटीना का भाग, अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में यूरुग्वे, मोंटेविडियो जो देश का नाम है, अफ्रीका के कांगो प्रदेश में है ना, अफ्रीका के पूर्व में देखिए आपका कीनिया का दक्षिणी भाग, और इसी प्रकार से ये एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया जो भाग है। और तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अभी वर्तमान में हमारा सबसे निकटतम भाग है, तो उसमें मेडागास्कर आइलैंड के पूर्वी किनारे पे और भारत के पश्चिमी किनारे पर, जैसा कि देखो बच्चों इस चित्र से पता चलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो चुका है कि महाद्वीप सारे समस्त एक थे और उसमें विभंजन हुआ, विभंजन की क्रिया के स्वरूप महासागरों का निर्माण हुआ और द्वीपीय प्रायद्वीपीय स्थिति का निर्माण हुआ है। हालांकि बच्चों जो भूमध्य रेखीय बल था वो, सौरिक बल जो था वो, या ज्वारीय बल जो था वो, और चंद्रीय बल या पल्लवनता यानी डूबते ना, जैसे अपने एक बाल्टी में पानी भर के रखें और उसमें एक मग रखें और मग को फिर हम उल्टा कर दें, दबाएं तो मग बहुत देर तक नहीं दबता है, उसको हमने पल्लवनशीलता का बल बोला। ये मैंने पहले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ सारे बल। तो इस प्रकार से हालांकि ये सारे फोर्सेस जो हैं, जो वैगनर ने उस टाइम पे बताए थे, वो उनकी गणना उन्होंने जैसे सौरिक बल की बहुत ज़्यादा गणना कर ली। फिर उसके बाद बलों की जो मात्रा है या स्पीड है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से स्पष्ट नहीं किया, यानी सौरिक बल ज़्यादा हो गए, ज्वारीय बल ज़्यादा बता दिए, चंद्रीय बल इतना बड़ा ज़्यादा बता दिया। फिर क्या वो उसी काल में क्यों शिफ्ट हुए, आगे क्यों नहीं शिफ्ट हुए, या लगातार क्यों नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। फिर दूसरा अपवाद इसमें आता है कि पश्चिम की ओर महाद्वीप यदि शिफ्ट हुआ, ये पेंजियर टूट करके पश्चिम की तरफ गया, तो रॉकीज़ और एंडीज़ के अंदर जो फॉर्मेशन हुई वो तटों पर उसका बल कहाँ से, एकदम रोक कहाँ से लग गई, ये सबसे बड़ा अपवाद है। तीसरा अपवाद जो है तटों की समानता, जिक्सॉ एडजस्टमेंट में
जो उसने तटों के किनारों को बताया वैगनर ने कि लैटिन अमेरिका ब्राज़ील का तट अफ्रीका से मिल रहा है और भारत का तट मेडागास्कर और इससे मिल रहा है और ऑस्ट्रेलिया भारत के हिंद महासागर से मिल रहा है, तो इस जिक्सॉ एडजस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर्स की दूरियां हैं। तो कुल मिलाकर के इन अपवादों के बिसाइड्स भी, इन अपवादों के परिणाम स्वरूप ही वैगनर का सिद्धांत अपने आप में एक बहुत माइलस्टोन था उस समय का। और इसके आगे हमारा जो नया वर्तमान सिद्धांत है महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति का, आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसका आधार यहाँ से स्पष्टतः उत्पन्न होता है। अब हम नेक्स्ट उसके में पढ़ेंगे महाद्वीपों की उत्पत्ति संबंधी वर्तमान सिद्धांत, वर्तमान थियरी, प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो कि अभी तक की सबसे अच्छी थियरी। जैसे 1960 तक वैगनर थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, 1960 और 62 के बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक आया, उसके ऊपर अध्ययन होने लगा और वर्तमान समय में हमारे पास भूभौतिकी अनुसंधान के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिद्धांत, हमारा बहुत सारे जानकारी साइंस की बढ़ गई है। तो इसलिए हमारा वो प्लेट विवर्तनिक थ्योरी जो है संदर्भ में एक विशिष्ट थ्योरी है। इसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने सारा पढ़ लिया हो। मेहरबानी करके जो बच्चे मुझे अपना नोट्स दिखा रहे हैं वो डायग्राम लगातार बनाएं और जहाँ पर समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप पे मुझसे पुनः कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।